दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान। दोस्तों 23 मार्च 2023 की घटना है, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उदयपुर में एक धर्म सभा में शिरकत की, जहां पर उदयपुर की जो पुलिस है उनके द्वारा संज्ञान में लिया गया है कि उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था या जो उद्बोधन दिया था उसमें कहीं ना कहीं भड़काऊता थी। आज हमारे साथ इसी सिलसिले में उदयपुर के एक वरिष्ठ वकील श्री नरेंद्र कुमार जी जोशी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर कि आखिर भड़काऊ भाषण किस तरह से था और उदयपुर पुलिस ने जो एफआईआर की है उसके पीछे क्या कारण थे, क्या इस तरह से एफआईआर किसी संतों के खिलाफ की जा सकती है। तो सबसे पहले हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी जोशी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले लेक सिटी में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। सर, उदयपुर में 23 मार्च को जो घटना घटित हुई है वो सभी के ध्यान में है। आप इसे किस तरह से लेते हैं कि उदयपुर पुलिस ने एक संत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया है, इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि दिनांक 23 तारीख को एक धर्मसभा का आयोजन किया गया, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है उनके द्वारा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अपनी धर्मसभा का आयोजन किए जाने के पश्चात कुंभलगढ़ के अंदर कोई घटना होती है, जहां सुनने में आया है कि कार में कुछ भगवा ध्वज मिले थे और भगवा ध्वज मिलने पर कुछ लोगों द्वारा कोई न्यूसेंस कारित किया गया। उस न्यूसेंस के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में कोई एफआईआर दर्ज हुई केलवाड़ा पुलिस थाने के अंदर, और केलवाड़ा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी पर हाथीपुर पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के अंतर्गत यानी कि जन्म, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर यदि कोई धार्मिक भावनाएं आहत करने से संबंधित या शांति को सुरक्षा पहुंचाने जैसा कोई मामला होता है तो उस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मीडिया को जो बाइट दी गई उसको हमारे द्वारा सुना गया। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जिस प्रशासन द्वारा और उदयपुर के लाखों धर्मावलंबियों द्वारा जिस तरीके से नव संवत्सर के दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया गया था, वहीं दूसरे दिन इस प्रकार की एफआईआर दर्ज होना कहीं ना कहीं उन लाखों धर्मावलंबियों पर भी सवाल खड़े कर रहा है और उनकी आस्थाओं पर प्रश्न खड़े हुए हैं। और यही कारण है कि उन धर्मावलंबियों द्वारा एक हुजूम के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। आज सारे दिन इस बात को लेकर गहमा गहमी का माहौल रहा। कई जो उनके चाहने वाले थे बैरिकेड्स पे चढ़े और एक ही डिमांड थी, जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए और उस एफआईआर को रद्द किया जाए। तो हुआ ये कि उन 5 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको पुलिस द्वारा, जहां तक मेरी जानकारी में है, जमानत पर छोड़ा गया है और अभी एफआईआर के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण पुलिस द्वारा दिया नहीं गया। लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये एक दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यदि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस प्रकार का कोई भड़काऊ भाषण दिया और ऐसा प्रशासन को लगता है तो प्रशासन को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज से कुछ समय पहले, कोविड समय पहले की बात करेंगे हम, चेटक सर्कल पे एक नारेबाजी हुई थी और वह उदयपुर की पूरी जनता को मालूम है, जिसमें उदयपुर की जनता द्वारा ये कहा गया था, जिसमें उदयपुर की जनता का विरोध किया गया था कि हिंदुस्तान में यदि रहना है तो हर व्यक्ति को यह कहना पड़ेगा। मैं पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष का नाम न लेते हुए उन बातों को कहना चाहता हूँ। वहां पुलिस ने कौन सा स्वतः संज्ञान लिया, कौन सा स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की। तो कुल मिलाकर यह एक दोहरी मानसिकता है। इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और आज ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है तो उसको लेकर धर्मावलंबियों के अंदर एक रोष व्याप्त है। सर, देखा जाए तो दोनों जो घटनाएं घटित हुई है, आप जो बता रहे कोरोना से पहले जो अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा हुआ था, वो घटना पहले की है। अभी जो वर्तमान में जो घटना हुई है और दोनों ही जो घटना हुई है वो हाथीपुर थाना क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं घटी है। तो दोनों में जो पुलिस का चेहरा सामने आता है उससे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि घटना दोनों हुई और दोनों में अगर देखा जाए तो इस तरह से, और धीरेन्द्र शास्त्री वाली जो घटना हुई उन्होंने तुरंत संज्ञान ले लिया, उस घटना पर संज्ञान नहीं लिया, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, मैं इसको किसी मजहब विशेष पर बात करना नहीं चाहूँगा। यहाँ अगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी थी तो हो सकता था कोई पब्लिक एफआईआर दर्ज कराना थी, कोई आम व्यक्ति भारत का नागरिक आता और एफआईआर दर्ज कराता। लेकिन यह पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, और स्वतः संज्ञान भी कब लिया
जब केलवाड़ा के अंदर कोई घटना हुई, जब केलवाड़ा के अंदर कोई घटना हो चुकी है, वहाँ नामजद एफआईआर हो चुकी है, वहाँ ये मुद्दा आ चुका है, तो यहाँ एक अलग से एफआईआर दर्ज करना निश्चित रूप से कहूँगा मैं सोचने वाली बात है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद जब पब्लिक का रोष सामने आता है और उस रोष को देखकर पुलिस द्वारा जमानत भी दी जाती है, और जिस तरीके से जनता के अंदर आक्रोश बढ़ा, कहीं ना कहीं पुलिस खुद जानती थी कि अगर ये एफआईआर हम दर्ज करेंगे, सोचने का विषय था कि जहां हमने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया है, जहां इतना भव्य जुलूस और इतना सारा प्रोग्राम हुआ है, वहां अगर इस तरह की बात सामने आती है तो निश्चित रूप से 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमें पब्लिक का एक बड़ा आक्रोश देखने मिलेगा। ये बात थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया गया। खैर, बात अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जो भी बात होगी सामने आएगी। सर, देखा जाए तो उदयपुर पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला पुलिस है और दूसरे जो अन्य अधिकारी हैं, जब यह पूरा कार्यक्रम था वो वहाँ मौजूद थे, सारा सब कुछ हुआ है, तो उनके जाने के बाद में पुलिस ने संज्ञान क्यों लिया? क्यों ना वहाँ मौके पर ही उन्होंने संज्ञान लेते? शायद मौके पर उनको लगा नहीं कि ऐसा कोई वक्तव्य है जो उन्हें बाद में प्रतीत हुआ, ये हो सकता है। और दूसरी घटना जो केलवाड़ा में हुई है, जिस तरह से कि वहाँ पर कुछ भगवा ध्वज या दूसरे झंडे वहाँ लेकर पहुँचे, तो क्या अगर भगवा ध्वज या धार्मिक ध्वज अगर कोई कहाँ किसी जगह फहराता तो उसमें कोई कानून बनता है या उनके खिलाफ कोई एफआईआर की जा सकती है? देखिए सर, धर्म एक सर्वोपरि विषय है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने हाथ में ध्वज रखता है, ध्वज लेकर घूमता है, उसमें कोई अपराध नहीं है। बात यह है कि आप किसी दूसरे धर्म विशेष को नीचा दिखाने के लिए या उनके लगे हुए ध्वजों को उतार कर यदि आप अपना झंडा फहराते हैं तो वह निश्चित रूप से दोष हो सकता है। लेकिन जहां ऑलरेडी पहले से कोई ध्वज लगे हुए हैं और उन ध्वजों को लगाने के लिए कोई वाजिब रीजन नहीं है और उसके साथ कोई दूसरा अगर ध्वज और भी लग जाता है तो यह किसी भी रूप से अपराध का विषय तो नहीं कहा जा सकता। सर, जो उदयपुर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया, इस मामले में पुलिस द्वारा आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या मानते धीरेन्द्र शास्त्री को वो गिरफ्तार करेंगी पुलिस या फिर क्या मामला रहेगा इसमें? देखिए सर, 153A के अंदर कुल मिलाकर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला है और मामला जो भी है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए मैसेज के थ्रू है। इस पर जो पुलिस को कार्रवाई करनी है तो बिल्कुल निसंदेह रूप से बहुत सोच समझकर आगे स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स है, लाखों की संख्या में उनको चाहने वाले हैं, इसलिए पुलिस को इस विषय पर बहुत सोच समझ के अपना कार्य करना होगा। आपको क्या लगता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको राजनीति मुद्दा भी दिया जा रहा है? देखिए सर, इस मामले में मैं ये कहूँगा पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। पब्लिक का इतना आक्रोश सामने आया है, जो भी हो प्रशासन इस मामले में अपना क्या बयान जारी करता है ये देखना विषय है। धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार जोशी, जो लेक सिटी न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे और उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस इस पर आगे कार्रवाई करेगी और उदयपुर में किस तरह से अभी 2-3 दिन से जो माहौल बना है उसको लेकर के रोष व्याप्त है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान।